ओ नमस्कार मित्रों, आज चैत्र शुक्ला सप्तमी गुरुवार का दिन 2079 8 अप्रैल 2022 शाम के 8:22 हुए हैं। मित्रों, आज के दिन ये तीसरा वीडियो है और अपने विषय का ये 5वां सत्र है। 4 सत्रों का बहुत स्वागत हुआ है। कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं, तारीफ ज़्यादा है। आप शर्माते असहमतियाँ होती तो मुझे और आनंद आता कि हमारे बीच में संवाद सार्थक हो रहा है। कुछ मित्रों ने मुझे बहुत अच्छे परामर्श दिए हैं। एक परामर्श की चर्चा करता हूँ मैं। माननीय लक्ष्मी नारायण बाला ने दिया है कि ये जो टाइम ट्रेवल है, इसको अगर मैं काल यात्रा कहूँ तो सरल भी होगा, समझने में आसानी होगी। बहुत मुझे आनंद आ गया। काल यात्रा कहते ही हम तो अकाल पुरुष रहे हैं ना, तो हम तो काल को चुनौती देते आए हैं। तो काल यात्रा शब्द हमको स्वीकार होने में ज़्यादा सहयोग बनेगा, विषय सरल हो गया। मैं अब से काल यात्रा और पुनर्जन्म, यही हमारा विषय है। मित्रों, पिछले चौथे सत्र में और भूतकाल को पूरा जब हमने अपना लिया, ओन कर लिया और प्रेजेंट कर लिया, तो भूत जब प्रेजेंट में आया तो भविष्य के द्वार खुलते हैं। ज्योतिषी से जैसे हम पूछते हैं भविष्य की बात, वैसे ही अब हम भविष्य के भीतर यात्रा करने के लिए और उत्सुक हैं। लेकिन जैसा होता है कि पहले हमारे जो आसपास दुख हैं, हमारे मन में जिन जिन पीड़ाओं से हम पीड़ित हैं, वो पीड़ाएं कम हो, सबसे पहले उस पर ख्याल जाएगा। हम ज्योतिषी से भी यही पूछेंगे, मेरे बेटा कब होगा, मुझे नौकरी कब मिलेगी। जो पीड़ा सबसे ज़्यादा है उसी के बारे में पहले जिज्ञासा बनती है। ये बहुत स्वाभाविक है। तो हम जरा जांचें कि हमारे आसपास क्या पीड़ाएं हैं। एक बार जांचें, फिर हम देखेंगे कि ये विषय भी हमारे इस काल यात्रा में आता है क्या, काल यात्रा का विषय बनता है क्या। मैं पहले ही आपको इशारा कर दूं कि बनता है। अब आप सुनिए कि आप मेरे साथ मिलाइए कि क्या क्या हमारी तकलीफ़ें हैं। तो सबसे बड़ी तकलीफ़ हमारे मन की चंचलता, हजारों तरफ दौड़ता है, संघर्ष भीतर ही भीतर लड़ रहा है। और विशेषकर किशोर युवा अवस्था में तो मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो भटकाता है और इसी के साथ हमारे परिवार में और माता पिता का झगड़ा, अपने पत्नी के साथ झगड़ा, भाई बहनों का झगड़ा, परिवार में शांति नहीं है। ये आम परिवार में सबसे बड़ी पीड़ा है कि परिवार में शांति कैसे हो। हम सबके मित्रों। फिर हम अपने आसपास देखते हैं तो हिंदू मुस्लिम झगड़े हैं, जातियों के झगड़े हैं, हमारे प्रांतों के और केंद्र के बीच में झगड़े हैं। तो झगड़ों की लंबी श्रृंखला है। हमारे अपनी मान्यताओं के साथ दूसरी मान्यताओं के साथ झगड़े, अपनी मान्यताएं और दूसरों की मान्यताएं ठीक से मिलती नहीं, उसके झगड़े। हमारे अलग अलग उम्र में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, वो झगड़े का कारण बनती है, वो हमारी पीड़ा का कारण बनती है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े, ये हमारे चाइना दुश्मन है, तो उस दुश्मन से कहीं कोई नुकसान न हो जाए हमारा, ये हमारी पीड़ा बनती है। अब तो यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, हमको रोज़ देखना पड़ता है
तो हमारा मन पसीजता है, संवेदनशील है, हम जुड़ते हैं। यूक्रेन के कई शहरों की बर्बादी टीवी पर देख करके हमारा संवेदनशील मन उस पीड़ा तक भी जाता है और हमारा मन कहता है कि युद्ध रुके, हम परमाणु युद्ध की तरफ न बढ़ जाएं। और हम सब जानते हैं कि परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ना मतलब इस धरती का खत्म होना, ये धरती खत्म हो जाएगी। तो इस धरती को बचाने की पीड़ा भी एक बड़ी पीड़ा बन गई है, सबसे बड़ी पीड़ा बन गई है। तो मित्रों, मैं इन सब पीड़ाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमको भविष्य में प्रवेश का जो उत्सुकता जगी है, उसमें हम सब चाहते भी हैं कि वो पीड़ा हमारी पहले मिटे, तो हम आगे की बात सोचेंगे। और जिनको ये पीड़ा नहीं है, ऐसे कई लोग हैं, वो भी भविष्य के बारे में जानना ही चाहते हैं। और विशेष करके जब मैं काल यात्रा के विषय को कहता हूं कि भविष्य और भूत से मिल लेता है, भविष्य भूत से मिल लेता है, तो ये जिज्ञासा भी सबके मन में आएगी कि भाई ये पूरी प्रक्रिया क्या है, भविष्य कैसे भूत से मिल लेगा। और जब काल यात्रा वैज्ञानिक कहते हैं कि अब तो प्रयत्न ये भी है कि भविष्य खुद भूत में जाकर के अपनी की हुई पहले की गलतियों को ठीक कर सकता है, करने का प्रयत्न कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं जैसे अपने पिछले जन्म में जाकर के उस जन्म में जो मैंने गलतियां की, उनको मैं अभी इसी देह में रहते हुए पिछले जन्म में जाकर के मैं उन गलतियों को सुधार लूं। ऐसी एक बहुत विचित्र सी, अनहोनी सी, ऐसी एक संभावना विज्ञान बताता है। मित्रों, बताता ही नहीं है, वैसा वर्चुअल वर्ल्ड में खड़ा कर दिया है। आजकल आप घरों में और कई पैसे वाले घरों में बच्चे जो हैं, किशोर बच्चे, वो गेम खेलते हैं। तो गेम खेलने के लिए एक विशेष चश्मा लगता है। अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग चश्मे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में जो आगे बढ़ गए हैं, वो एक ऐसा चश्मा लगा करके जिसमें जैसा वो चाहते हैं वैसा संसार क्रिएट करवा करके, बनवा करके, और उस संसार में विचरण का आनंद लेते हैं। जैसे मान लीजिए 45 वर्ष का कोई आदमी अपने 20-22 साल की उम्र में किसी से प्रेम हुआ है, किसी लड़की से, और उस लड़की की शादी अन्यत्र हो गई। तो अब वैसे प्रत्यक्ष मिलने का तो साधन नहीं रहा, तो वो कल्पना में वापस 20 वर्ष का होकर के और अपनी उस प्रेमिका के साथ कुछ प्रेम लीला करना चाहता है। तो ऐसा सारा वैज्ञानिकों को बता करके, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड का संसार खड़ा करते हैं, उनको बता करके वो बहुत प्रयत्न पूर्वक और उसी से कुछ वीडियो उस लड़की के, कुछ फोटोज़ 20 साल के वो लेकर के, और उससे उस लड़की को पूरा डेवलप कर देते हैं, लड़की को भी और साथ में इस लड़के को भी। वो लड़का भी 20 साल के समय की अपनी सारी चित्र वगैरह दे देता है। तो मूवी बना देते हैं। वो अगर दिल्ली में रह रहा है तो दोनों को एक साथ मिला करके बम्बई भेज देते हैं। बम्बई में हीरो हीरोइन बना देते हैं, फिल्म की शूटिंग करवा देते हैं, पूरा वर्चुअल वर्ल्ड खड़ा कर देते हैं मित्रों। और वो वर्चुअल वर्ल्ड, वो चश्मा लगा करके, वो जो 45-50 साल का अधेड़ उम्र का या युवा उम्र का जो आदमी है, वो उसको एंजॉय कर सकता है। वो उसके साथ गाने गा सकता है, नाच सकता है, बातें कर सकता है, और उस समय पूरा परिवेश भी वैसा ही होगा, सिनेमा की शूटिंग जैसा परिवेश होगा। मित्रों, ऐसा आप भी खोजेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। ऐसा एक वर्चुअल वर्ल्ड, काल्पनिक संसार
आभासी दुनिया ने, आभासी जगत ने बना दिया है, खड़ा कर दिया है। उतना सा फर्क है कि वो जो महाशय 45 साल के हैं और अपनी प्रेमिका से मिल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बस उसको छू नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। बाकी सब गाना वाना गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, अपनी कल्पना के अनुसार जो चाहेंगे वैसे रूप में उसको देख लेंगे, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकेंगे। ऐसा वो चश्मा लगा करके कोई भी बच्चे भी हैं वो उस संसार को और देख लेते हैं। कोई 20-21 साल का लड़का अगर भविष्य में जाना चाहे तो वैसा संसार वर्चुअल वर्ल्ड वाले खड़ा कर देते हैं। वो भविष्य में जाकर जो अपने मन में फैंटेसी रहती है, जो अपने भविष्य के लिए कल्पना कामना रहती है, वैसा संसार बना करके उसका आनंद और उस जो चश्मा लगाया है उससे लेना शुरू कर दिए हैं। ऐसा एक आभासी दुनिया और काल यात्रा के समर्थन में ऐसी खड़ी कर दी गई है। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसी दुनिया की बात नहीं करता मित्रों। मैं प्रत्यक्ष में, क्योंकि हमारे ऋषियों ने भविष्य को देखा है और भविष्य को देखने के लिए हमको कोई गैलेक्सीज की यात्राएं नहीं करनी पड़ी। हमको अंतरिक्ष में 3000 रॉकेट्स का कचरा नहीं फेंकना पड़ा। हमारा पूरा आकाश कचरे से भर गया है। हमने ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं की। हमने अपने तप के बल पर, मेरे देश ने, मेरे ऋषियों ने, संतों ने अपने तप के बल पर अपने घर में बैठकर या गुफाओं में बैठ करके, हिमालय की कंदराओं में बैठ करके भविष्य को देखा। और देख करके देखिए, प्रत्यक्ष उदाहरण तो ज्योतिष है हमारा। ज्योतिषीय गणित पूरी मिला करके 1 लाख वर्ष बाद, और सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, वार तिथि समेत दुनिया के किस हिस्से में कितना सूरज दिखाई देगा और किस हिस्से में उसका प्रभाव नहीं होगा, इतनी सारी गणनाएं और सारे अक्षांश वगैरह को मिला करके 1 लाख वर्ष बाद की भी, 1 लाख वर्ष पहले की भी, ये सारी ये ज्योतिष ने भूत भविष्य को पूरा देख करके एक में एक कर दिया है। फिर भी विज्ञान भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये भरोसा हमारे भीतर भी नहीं है मित्रों, भारत के भीतर भी नहीं है। भारत भी अपने महत्व को और उस तरह से आंक नहीं रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारा ज्योतिष जो है भूत भविष्य पूरा देख करके हमारे ऋषियों ने न सिर्फ ज्योतिष की और रचना कर दी, बल्कि हमारे ग्रंथों ने पूरा लिख दिया परम सत्य को जानने का रास्ता। अब मैं आपसे अभी तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा इशारा कर देता हूँ कि जैसे आपके मन में आपकी स्वीकृति है कि परम सत्य आपसे 42 भर दूर ही है, थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे और छू लेंगे। छू तो नहीं सकते, छू नहीं सकते। वर्चुअल वर्ल्ड भी यही कहता है कि छू नहीं सकते। हम भी जानते हैं कि परम सत्य को छुआ नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। इसका अर्थ क्या कह रहा हूं मैं, कहना क्या चाहता हूं कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ सत्य को जानने के लिए एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। रास्ते मिल गए हैं, दिशाएं तय हो गई है। सत्य की खोज में, परम की खोज में दोनों अपनी अपनी तरफ से लगे हैं। ये काल यात्रा और पुनर्जन्म, यहाँ पर बहुत अच्छे से गले मिलते हैं मित्रों। आप ये निश्चिंत हो जाएं कि हमारी चर्चा अभी आगे चलनी है। अभी मैंने जानबूझकर अपने आसपास परिवेश में जितने प्रकार के दुख हैं उसकी सूची आपको दी है, और भविष्य में प्रवेश से पूर्व या भविष्य को वर्तमान अतीत से मिलाने के पूर्व हमको अपने भीतर आश्वस्त हो जाना पड़ेगा कि विज्ञान की सारी यात्रा जो हमको आज डरा रही है वो अंततः शुभ की तरफ ही जाने वाली है। आज तो डरावनी स्थिति है मित्रों, आज तो बहुत डरावनी स्थिति है।
आज तो खाली यूक्रेन अकेला नहीं है और पूरी दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ये सऊदी ने सीरिया पर बमबाजी कर दी, टर्की और ये सब अलग से युद्ध में फंसे हैं और उधर यूक्रेन को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं सब। यूक्रेन को मनाने के लिए या पुतिन को मनाने के लिए सब भारत की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। ये एक शुभ बात है, हमारे लिए बहुत खुश होने की बात है। लेकिन इतना बात इससे आगे की है, ये जो काल यात्रा और पुनर्जन्म पर हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों, बात इससे बहुत आगे की है। ये तो निपट जाएगा, ये हमारा विषय पूरा होते होते निपट जाएगा, लेकिन हमको तो इससे आगे की यात्रा करनी है मित्रों। आज का ये 5वां सत्र जो है वो मैंने जानबूझ करके, और हम किस प्रकार से, हम कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, आगे बढ़ने के लिए हमको क्या क्या साफ करना पड़ेगा रास्ता, और अल्टीमेट एम क्या है हमारा, ये मैंने आपसे चर्चा की। मैं पुनः दोहराता हूँ कि आगे ये चर्चा कुछ और कठिन टेक्निकल सूत्रों के साथ जुड़ने वाली है। कठिनाई आएगी और बार बार मुझे पिछला संदर्भ बताना पड़ेगा आपको। अब तक के जो बन गए हैं 4, तो उन 4 सत्रों की चर्चा मुझे आपसे बार बार करनी पड़ेगी और मुझे याद रहता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा, कोई न कोई मेरी सहायता के लिए आएगा जो मेरे पास बैठेगा और जो संदर्भ मैं बता रहा हूँ उस संदर्भ का लिंक आपको जोड़ कर दे देगा। दूसरा, मैं ये भी जल्दी आशा करता हूँ कि हम वर्चुअल क्लास, आपका चेहरा मैं देख सकूं, आप प्रश्न पूछ सकें और मैं हाथ के हाथ उत्तर दे सकूं, ऐसी स्थिति में, और हम जल्दी आएंगे। बस आप फिर से 3 बार मेरे साथ ओंकार लगाइए तो हम सत्र समाप्त करें। ओ